अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है वो लगभग पूर्ण हो चुकी होगी और केवल 3 से 4 दिन ही बचा है आपकी मुख्य परीक्षा में, यानी कि आपका जो हॉस्टल वार्डन का जिसकी आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जामिनेशन अब कुछ ही हफ्तों में है। हफ्ते भी नहीं, कुछ ही दिनों में है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अब रिवीजन मोड जो है वो स्टार्ट हो गया होगा। और यदि गाइज रिवीजन मोड स्टार्ट नहीं हुआ है तो अब जो भी काम कर रहे हैं आप उसको बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस जो है वो रिवीजन पर ही डालिए। खैर, मैंने कहा था कि यार हॉस्टल मैनेजमेंट, योग शिक्षा और आपका जो शैक्षणिक अधिनियम वाला पार्ट है उसके लिए भी मैं एक एमसीक्यू लेकर आता हूं। तो इससे आपको रफली एक आइडिया हो जाएगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस पुराने किसी एग्जामिनेशन में, पुराने किसी स्टेट के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो ये एक रफ आइडिया के लिए मैंने कुछ एमसीक्यू डाले हैं, इधर उधर से मैंने निकाले हैं। और बिल्कुल ये हो सकता है कि अदर सोर्सेज से आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। तो ये उसी क्वेश्चंस को मैं फिर से यहाँ पर लेकर आया हूँ और देखते हैं कि आप उस लेवल तक अभी जानकारी को ले पाए हैं कि नहीं। और नहीं भी ले पाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट जैसा ही है। तो इसीलिए यदि इसमें से क्वेश्चंस ना बने तो याद रखिए कि आप अभी सीख रहे हैं, तो इसीलिए हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। जैसा भी हो, क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसा है। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी छात्र को तो व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है, तो छात्रावास वार्डन यानी कि आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अन्य छात्रों की समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति को बहिष्कार करने के लिए। तो देखो, बहिष्कार जैसे किसी भी चीज को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। छात्रों के संघर्षों को छात्रावास जीवन से असंबंधित मानकर अपेक्षा करने से नहीं, यार बिल्कुल, अगर उनका जीवन छात्रावास से जुड़ा है तो उनकी समस्याएं भी संबंधित रहेंगी ही रहेंगी। अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्र को उनके भावनात्मक संघर्ष के लिए दंडित करेंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। सहायता प्रदान करनी चाहिए और छात्रों को व्यावसायिक परामर्श सेवाओं से जोड़ना चाहिए। तो यहां पर यदि मेरे को कोई एक अच्छा ऑप्शन दिखेगा तो वो मेरा ऑप्शन नंबर डी है कि सर हम उनको ना सहायता देंगे, उनका जो भी होगा आप परामर्श देंगे। एक टॉपिक अलग से निर्देशन और परामर्श हॉस्टल में मैनेजमेंट में अलग से दिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है कि आप उन बच्चों को मैनेज भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। स्वच्छता संबंधी मुद्दों की अपेक्षा करना और इसका प्रबंधन छात्रों पर छोड़ देना। देखो कि ये जो ऐसे शब्द है वो दिख रहे नेगेटिव है ना, आप थोड़ा सा साइड हट जाएंगे ऐसे ऑप्शन से। सख्त स्वच्छता नियमों को लागू करना और अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाना, नहीं। जुर्माना जैसे किसी भी चीज का प्रावधान हॉस्टल एक अधीक्षक को नहीं रहेगी, क्योंकि याद रखिएगा कि ये कोई प्राइवेट नहीं है यार, ये एक शासकीय की बात हो रही है ना। तो इसीलिए जुर्माना लगाना उतना ईजी नहीं है। ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। छात्रों की सुविधा के लिए नियमित सफाई और स्वच्छता सेवा प्रदान करना, बिल्कुल आपको ये करना ही पड़ेगा कि यार आपको उनके हिसाब से एक अच्छा रूटीन केयर बनाना पड़ेगा, चाहे वो हॉस्टल का हो या उनके सेल्फ का हो, जो भी हो, आपको एक अच्छा रूटीन केयर बनाना पड़ेगा। वो हो सकता है कि संस्था में पहले से प्रदान की जा रही होगी, आपको उसको बस फॉलो करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए छात्रावास सुविधाओं का उपयोग करने से छात्रों को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब परेशान करना। तो परेशान तो आप बिल्कुल, आप खुद जान रहे हैं कि आप चाह के भी परेशान नहीं कर पाएंगे। छात्रावास की स्वच्छता एवं साफ सफाई पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है। अब यह छात्रावास जो है वो पता है आपको कि भैया एक पर्टिकुलर विभाग के अंतर्गत आती है, तो ऐसा नहीं है विभाग जाने। भैया आप जब हॉस्टल वार्डन बन के जाएंगे ना, तो संपूर्ण जो जवाबदारी है वो आप पर रहेंगी, मतलब आप स्वयं पर रहेंगे, क्योंकि अब आप वहां के हॉस्टल वार्डन है, आप वहां के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, अधीक्षक कहलाते हैं। तो यार यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो मेरा भैया पर्यवेक्षक और स्वच्छता मार्गदर्शक। यहाँ पर कहीं हॉस्टल वार्डन ऑप्शन में लिखा नहीं था, बट पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब कौन सर, मेरा सुपरवाइजर। मैंने कहा ना सुपरिटेंडेंट, एस फॉर सुपरवाइजर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। लाभ अधिकतम करना, एक पोषणकारी और सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कर्मचारियों के कार्य बढ़ाना, या तनाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देना। उत्पीड़न भैया नहीं करेंगे, कर्मचारियों का कार्यभार बिल्कुल नहीं करेंगे। लाभ अधिकतम कराना, भाई कोई प्रॉफिट वाली संस्था थोड़ी है हॉस्टल। हॉस्टल तो इसलिए है ना कि अच्छा खासा, मतलब उनको सुरक्षात्मक वातावरण मिलेगा, उनको मजा आएगा, ये होता है ना। तो इसीलिए आपको ऑप्शंस को उनके हिसाब से देखना है और आगे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है छात्रावास या आश्रम प्रबंधन प्रणाली छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अंतर्गत आती है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब कोई भी यदि पढ़ा रहा होगा ना तो फिर यहां मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन क्या है, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग है कि नहीं, ट्राइबल, सीजी ट्राइबल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम में एक पीडीएफ डाला भी है, तो वो उसी विभाग का है, क्योंकि हमको उसी विभाग के अंतर्गत इस वैकेंसी को करना है। तो आपका जो विभाग आ जाएगा वो सीजी ट्राइबल विभाग आ जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की स्थापना की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है। छत्तीसगढ़ के दूर दराजों के इलाकों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। हो सकता है कि सर बच्चे के पास हाई
स्कूल में जानने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर स्कूल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर पड़ रहा था, वहां रहेंगे कैसे। छात्राओं के रोजगारमुखी शिक्षा को उपलब्ध कराना, इसको मैं यार नेग्लेक्ट करूंगा कि यार रोजगारमुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्टल तो नहीं है। छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, सॉरी, रोजगारमुखी शिक्षा यार थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर जो सी है, छात्रों को तकनीकी प्रदान शिक्षा करना, हाँ ये हो सकता है कि यार आपको टेक्निकल देंगे क्या आप लोग, मतलब बात ये कि हॉस्टल में क्या आप हॉस्टल वार्डन कोई स्कूल जाएगा या हॉस्टल में रहेगा तो क्या इस बात की गारंटी उसको टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी उतना मेरे को सही नहीं लग रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका एकदम मुख्य वो बन जाता है कि सर जो दूर दराज से बच्चे आए कम से कम उनका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि भैया स्कूल छोड़ने की जो संख्या है ना वो कम हो जाएगा, स्कूल में बल्कि एडमिशन होना चालू हो जाएगा कि यार वहां पर हॉस्टल भी है, हम वहां डाल देते हैं। खास करके आप देखेंगे दूरस्थ जहां पर बहुत बस्तर और सरगुजा संभाग में ऐसा बहुत देखने को मिला है कि वहाँ हॉस्टल आश्रम बहुत है, क्योंकि यार यहीं पे सबसे ज्यादा क्या है, जंगल है, घने जंगल है, जहां पर बच्चों को शिक्षा उचित प्रदान नहीं की जा पा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेटर है। कंफ्यूजन का बात है जब ऑप्शन नंबर मैंने डी देखा, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा ऑप्शन नंबर सी पर रुका, बट थोड़ा और क्लेरिफाई करने पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही मुझे अभी बेस्ट लग रहा है। छत्तीसगढ़ में छात्रावास कितने स्तर पर कार्यरत है, आपको ही पता है कि यार इसका आंसर नंबर 3 है, और लग रहा है कि सर वो कौन कौन से हैं, तो एक बार वीडियो को आपको देखना पड़ेगा जिसमें मैंने 3 स्तर को बताया है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक और आश्रम वाला। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में छात्रावास का संचालन हेतु कौन सा नियम संचालित है, ठीक है, यदि पहली बार सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, छात्रावास संचालन नियम 2011-12 भी जो है वर्तमान में वही चल रहा है, 23-24 में भी, 24-25 में भी वही चल रहा है, अभी कोई नया नियम जो है वो नहीं आया है। छात्रावास प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, नैतिक प्रबंधन, अभिलेखों का प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन। देखो नैतिक प्रबंधन तो है, अच्छे आचरण सिखाते हैं तो वो है, ठीक है। अभिलेखों का प्रबंधन ये भी है कि मतलब जो भी प्रकार के डायरीज मेंटेन या फिर जो भी लाइब्रेरी है, जो भी पढ़ाई है, वो सभी उनका भी है मेंटेनेंस। स्वास्थ्य एवं आपदा, ये आपात लिखा है, आपदा प्रबंधन वो भी है। हाँ, मनोरंजन की गारंटी कोई हॉस्टल नहीं लेगा कि बच्चों का मनोरंजन हो रहा है कि नहीं, बच्चे एकदम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, मतलब एंजॉय मतलब ये नहीं कि मतलब परेशान है, डिप्रेस्ड है, ये नहीं, मतलब बच्चों का एकदम बढ़िया जो व्यवस्था है वो हो रहा है कि नहीं, ऐसा भी नहीं, व्यवस्था अच्छा वाला व्यवस्था हो रहा है, बुरा वाला व्यवस्था का कोई भी हॉस्टल वार्डन जो है वो अपना स्वयं का कर सकता है लेकिन बच्चों का नहीं कर सकता। अंतर्गत अधोसंरचना प्रबंधन में क्या शामिल है, छात्रावास प्रबंधन के भवन, शौचालय, विद्युत और जल का प्रबंधन, हाँ ये तो रहेगा, इसके बिना तो मतलब अधूरा है। खान पान का प्रबंध ये भी रहेगा, स्वास्थ्य एवं आपात ये भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज जो है बहुत जरूरी हो जाएंगे। छात्रावास व्यवस्था में भोजन मेनू का निर्धारण कौन करता है। अच्छा याद रखना कि यार मेनू जो है ना, अब देखो हॉस्टल वार्डन के अपने हिसाब से जैसी जगह रहती है, जैसी उसकी भौगोलिक परिस्थिति रहती है, वो वहां पर चेंज तो होता है, लेकिन उसका जो मेनू है ना वो शासन से पहले से डिसाइडेड होकर आता है कि उस मेनू में बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों के लिए कौन सा चीज सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो शासन है ना वो एक चीज पर चलता है, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है, संतुलित आहार बोलते हैं ना हम लोग। तो यार वो तो संतुलित आहार के हिसाब से बच्चों में मिड डे मील चलाता है, और वैसे ही हॉस्टल में भी वैसे संतुलित आहार पर, जहां बच्चे को बराबर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब चीज की ठीक ठाक से पूर्ति जो है वो हो सके, ठीक है। निम्न को जमाइए, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, प्रयास। अच्छा देखो जो अ श्रेणी के हैं उसमें आते हैं मेरे गुरुकुल जितने भी होंगे, ठीक है। जो ब श्रेणी के होंगे, ब श्रेणी में आते हैं मेरे आश्रम, और जो मेरे स श्रेणी के हैं उसमें आते हैं मेरे कौन से, प्री मैट्रिक। प्री आएगा कि पोस्ट आएगा, पोस्ट आएगा, इसको हटा दो, पोस्ट मैट्रिक आएगा, प्री पहले नहीं आएगा, पहले आएगा पोस्ट मैट्रिक, और जो ऑप्शन नंबर द है उसमें आएगा मेरा कौन सा, प्री मैट्रिक। तो यहां पर से अपने हिसाब से ऑप्शन को चयन कर लो और देख लो कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। जिला मुख्यालय पर स्थित छात्रावासों की प्रवेश समिति का अध्यक्ष, जिला मुख्यालय बोला तो जिला मुख्यालय का एक ही व्यक्ति होगा, वो कौन होगा, जिला कलेक्टर, ठीक है। तो हमारे जो आपके जिला के जो कलेक्टर साहब रहेंगे वो जिला मुख्यालय पर जो भी छात्रावास होंगे उनके समिति का अध्यक्ष होंगे। इसकी जानकारी भी मैंने शायद अपनी पीडीएफ पे दी हुई थी। समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है। अच्छा ये योग से आ गया क्वेश्चन की प्राणायाम कौन सा है। अच्छा समुद्री ध्वनि वाला जो चीज है ये एक प्रकार का मतलब बाबा रामदेव की वीडियो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा उज्जयी प्राणायाम, मतलब जो कि पूर्णतः आपको देखने को मिलेगा वो नाक से करते हैं, और उज्जयी का मतलब भी शायद समुद्र होता है। यदि आपने योग शिक्षा पढ़ा होगा तो ये पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्जयी प्राणायाम। बच्चों को योग कक्षाएं देनी चाहिए ताकि वे शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। वे अपने माथे को घुटने से छू सकते हैं, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि भैया इसीलिए दे रहे हैं। वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, बिल्कुल, मतलब एक प्रकार का ये मानसिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए कह रहा है क्या। वे और अधिक लचीले हो जाते हैं, लचीले होने के लिए नहीं कर रहे,
अब देखो बच्चों को योग दे रहे हैं ना, तो वो केवल और केवल शारीरिक आयाम को नहीं है, उसके लिए तो हम बच्चों में खेल करा रहे हैं ना। और खेल और योग तो अलग अलग चीज है। तो योग के लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे बेटर बैठ जाएगा कि वे समस्याओं को और प्रभावी ढंग से निपटा सकते हैं। मतलब कैसे? अपने दैनिक जीवन में योग को उतारने के बाद। आत्मा की सराहना करने के लिए तीन आदर्श मार्ग हैं। अच्छा, कौन कौन से वो योग हैं भाई, मतलब जो तीन आदर्श माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, कर्म योग तो है, चित्त योग नहीं होता, सतयोग चित्त योग नहीं होता, आनंद योग कुछ नहीं होता, अगेन सतयोग चित्त योग नहीं होता। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग पता है आपको, मतलब सही गलत आपका जो भी बुद्धि है उसके लिए बोल सकता हूँ। दूसरा भक्ति योग, भक्ति योग यार आपको भगवान, आपकी मन की शांति के लिए है, ठीक है, मतलब जो भी हो इनर पीस के लिए है। तीसरा मेरा क्या है? कर्म योग। कर्म योग जो है वो काम की बात करता है। काम मतलब ये केवल और केवल क्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये काम जो है ये मनुष्य के जुड़े हुए दैनिक दिनचर्या के काम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। योग का अर्थ है एक व्यायाम मात्र, स्वयं को विचलित करने की एक विधि, विचलित नहीं होगा, एक व्यायाम मात्र तो नहीं है। वास्तविकता से पलायन मतलब दूर चले जाना नहीं, स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। बिल्कुल आप स्वयं को इससे ऊपर उठाते हैं कि यार आप अलग, जैसे अभी एग्जाम का स्ट्रेस होगा तो थोड़ा बहुत व्यायाम प्राणायाम आप कर रहे होंगे, वो उसी के लिए। किसने कहा है कि योग किसी व्यक्ति के विकास को एक ही जीवन या कुछ माह या किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व को कुछ घंटों में संकुचित करने का साधन है? अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आया था अगर आपको शिकागो कन्वेंशन से, ठीक है। मतलब शायद शायद ये 1893 में हुआ था क्या, स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो वाला जो लेक्चर था वो, उसमें योग की बात की गई थी। तो याद रखना यार, भारतीय व्यक्ति में विवेकानंद जी का बहुत अहम योगदान है। किस पर? योग पर। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में योग का कौन सा रूप? निस्वार्थ कर्म। कर्म यानी कि भैया वो किसकी बात कर रहा है? वो काम करने की बात कर रहा है। तो कर्म के लिए क्या होगा? कर्मयोग होगा। मैंने बता चुका है भक्ति योग क्या होगा, ज्ञान योग क्या होगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को जाता है और इसे योग के दर्शन और अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है? आपको ही पता है यार कि ऋषि पतंजलि जी को एक ही चीज के लिए जाना जाता है, जो कि है मेरा कौन सा? योग सूत्र के लिए। अच्छा, योग सूत्र के लिए जाना जाता है, ठीक है, लेकिन पता है क्या कि थोड़ा सा कि योग सूत्र में कितनी सुक्तियां होती है, अब तक तो पढ़ लिया होगा कि सर 196 सुक्तियां होती हैं, ठीक है, मतलब पतंजलि जी ने बता दिया। और वो जो योग सूत्र है उसको भी अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा 4 भाग कौन कौन से? मतलब एक तो मेरा सबसे पहले क्या है, एक तो मेरा यार समाधि पद है, याद है, जो मतलब ध्यान पर है। और मेरा क्या था? और मेरा कौन सा है? साधना पद है। साधना पद के बाद और याद क्या और होगा? विभूति पद है। साधना वाला पद मतलब अभ्यास पर अध्याय है। और तीसरा क्या था? विभूति पद, मतलब ये जो है मेरा शक्तियों पर होता है, ठीक है। और एक और क्या है? एक और है मेरा कैवल्य पद, ठीक है। कैवल्य पद याद है? कैवल्य पद मतलब ये किस पर है? सीधी सी बात है सर, मुक्ति पर है। मतलब कैवल्य नाम से तो याद आना चाहिए यार, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहां से आप इसको मतलब रिलेट करिए कि ये केवल यानी मुक्ति की बात हो रही है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यार ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये शायद साल का सबसे लंबा दिन है, इसलिए। तो बढ़िया, साल का सबसे लंबा दिन है तो बहुत देर तक योगा कर पाएंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, कब से चालू कर रहे हैं? ये सभी चीज जानकारियों को होना चाहिए कि यार ये जो है हमारा एक निश्चित गवर्नमेंट के आने के बाद से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए 2015 से स्टार्ट हुआ है। मतलब यूएन ने भी इस चीज को सपोर्ट किया था कि यार वी विल बी सेलिब्रेटिंग द योग डे, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो 2024 का हुआ, अगर पूछेगा ये कौन सा था, तो यार ये 10वां था, ठीक है, इसके 10वां था। और योग नगरी के नाम से जाना जाता है। योग नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? आप सभी को पता है सूर्य नमस्कार में कितने? 12 चरण होते हैं। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? आई होप कि ये पता चल चुका होगा कि ये ऋग्वेद है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय या थीम के, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का भी है, योगा का भी है। युवा से कनेक्ट द यूथ, या योगा फॉर पीस, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी है, स्वयं और समाज के लिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। एक बार आप इसको कंफर्म कर लेंगे गूगल से कि सही है कि नहीं है। यम और नियम क्या होता है? यम और नियम मतलब याद है कि यार ये यम और नियम मतलब, कोई भी अगर आप लोगों ने योगा का वीडियो देखा होगा आपको पता होगा कि सर यम और नियम क्या है मेरा? ये योग के 5 सिद्धांत है जो नैतिक आचरण और व्यक्तिगत अनुशासन का मार्गदर्शन प्राप्त मतलब करते हैं कि कैसे करना है। श्वास व्यायाम तो नहीं है, शारीरिक मुद्राएं नहीं है, ध्यान तकनीकें ये नहीं है यार। ये 5 कौन कौन सी चीजें हैं? तो याद होगा भाई, किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसी को पता चल गया होगा कि सर वो जैन धर्म के बाद हम लोगों ने इसको पढ़ा था, कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ठीक है, अहिंसा मतलब क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सत्य मतलब सच्चाई, अस्तेय मतलब क्या था, चोरी नहीं करेंगे। और एक था मेरा क्या, ब्रह्मचर्य, ये चीज तो मतलब देखने को मिल ही गया था। फिर एक और चीज आ गया था बाद में, याद होगा, थोड़ा संशोधन होकर, मैं ये बुद्ध जी की बात कर रहा हूं, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी भी प्रकार का धन संपत्ति का भोग विलास नहीं करूंगा, ये उसकी बात है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आरटी 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? याद होगा कि यार मैंने पढ़ाया भी है कि यार ये 45 घंटे तक बोलता है कि आपको पढ़ाना है, अभी वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, विद्यालय विकास योजना आरटी 2009 को किस धारा में, विद्यालय विकास योजना, अच्छा, स्कूल प्रबंधन समिति इसको बोलते हैं, सॉरी, शाला प्रबंधन समिति। आपका कोई दोस्त यदि शिक्षक बना होगा तो उससे एक बार थोड़ा सा जानकारी ले लेना, क्या होता है, मजे मजे में कुछ नहीं होता है। एसएमसी होता है, एसएमसी की मीटिंग उठाते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 22 में दिया हुआ। आर्टिकल अगर हर एक याद नहीं है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद कर ही लेना, जैसे कि 4 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया। बस ये सब को इंपॉर्टेंट को याद कर ही लेना, इतने आर्टिकल्स को, कि कौन कौन सी चीजों की बात करता है। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? तो आपको पता है ये 1:30 पर कार्य करता है, तो यार 2:60 हो जाएगा, 60 बच्चों में 2। अब ये 60 से ऊपर हो गया तो यार ये ऐसा है कि इसको चाहिए 3 शिक्षक। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सर इसको चाहिए 3 शिक्षक, क्योंकि 60 से ऊपर हो गया। ठीक है, आरटी 2009 की किस धारा उपधारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने का प्रतिबंध लगा है? तो यार मैंने बताया ना, 28 इंपॉर्टेंट है। 28 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैं अगर स्कूल टीचर हूं तो मैं किसी प्रकार से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, यूट्यूब में पढ़ा सकता हूं, वो अलग चीज है, उसके लिए मुझे शासन ने मना नहीं किया है, कहीं लिखा नहीं। वर्ष 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद तक इसका वॉरेन हेस्टिंग्स है, और वॉरेन हेस्टिंग्स ही है जहां तक मुझे याद है। इसका आंसर जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले 1781 में मदरसा की स्थापना की थी। मैकॉले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? ये तो मैंने अपने क्वेश्चन में पूछा था एक बार आप लोगों से कि ये कब चालू की गई थी, तो ये सर 1835 में चालू की गई थी मैकॉले शिक्षा कमेटी। और आपको पता है कि यार ये वेस्टर्न एजुकेशन को थोड़ा सा जोर दे रहा था, है कि नहीं, तो उसी की बात थी। निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर पर भारतीय भाषा, मध्य स्तर पर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया? ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर मतलब पहली बार सुन रहे होगे ना तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये जो चीज है ना ये हमने कभी सुना नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कभी सुना होगा कि ये और कुछ नहीं, वुड्स डिस्पैच था। अब वुड्स डिस्पैच से मैंने बताया था कि यार ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो ना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट रहा था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। ठीक है, कई जगह पूछ हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलेंगे, तो मेरा वुड्स डिस्पैच होगा। सेंडलर आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्या ये 1883 था, 1854 था, या 1819 था, या 1917 था? तो इसका जो आंसर है वो 1917 है, सेंडलर आयोग का गठन। किस योजना में के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? देखो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि किस योजना के तहत है। यार वो सार्जेंट भाई साहब थे, ठीक है, सार्जेंट कमीशन याद होगा, तो यार सार्जेंट योजना था, उनके तहत हम लोगों ने क्या किया था कि यार अब 11 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यूजीसी की, ये बात कर रहा है यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1953 में मतलब अस्तित्व में आया। तो याद होगा कि यार 1948 में राधाकृष्णन समिति, उन्होंने भी एक प्रकार से इस पर जोर दिया था कि यार हमें एक विश्वविद्यालय आयोग, अनुदान आयोग की जरूरत है, और इसीलिए वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि चीज है वो चालू हुई। कोठारी आयोग का संबंध जो है वो किस चीज से है, आप सभी को पता है, ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन हो गया कि सर कोठारी आयोग का संबंध जो है वो शिक्षा से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्तावित रखता है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित? क्या आप परीक्षा लेना इंपॉर्टेंट है ये बोलता है? नहीं। क्या अध्यापक केंद्रित? बिल्कुल नहीं, मतलब भैया टीचर सेंटर थोड़ी हो जाएगा। अधिगम करता, अधिगम करता मतलब अंग्रेजी में बोलूं तो लर्नर, यानी कि वो बच्चे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे। यहां पर बोला भी जाता है कि हमारा जो शिक्षा है वो चल रहा है कैसे, वो चल रहा है बाल केंद्र। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे सही आएगा। डी तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं, बहिष्कार केंद्रित। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा के लिए डैश की प्राथमिकता। अब देखो
प्राथमिक स्तर बोल रहा है ना, याद रखना प्राथमिक क्या, इवन ये भी बोला गया है कि यदि पॉसिबल हो तो माध्यमिक स्तर में भी बच्चों को उनके मातृभाषा में आप पढ़ाइए। मतलब इसलिए बोल रहे हो ताकि उस भाषा में वो सहज है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप उनको मातृभाषा मतलब मदर टंग में उसको भैया छत्तीसगढ़ी यार छत्तीसगढ़ी में समझाओ, बस बच्चे को समझाओ सिखाओ कम से कम। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास में एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये बोल रहा है मई 2016 में, ठीक है। तो अपनी रिपोर्ट स्टार्टिंग में जो याद रखना जो रिपोर्ट आई थी ना वो मेरे TSR सुब्रमण्यम से आई थी, बट बात ये है ना कि अभी पूछेगा ना कि अगर एट द एंड में फिर जब पता चला कि जब रिपोर्ट आई तो लास्ट में देखने को मिला कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता आपने बोली है, मैंने बोला है कि के कस्तूरीरंगन का अध्यक्षता रहा, लेकिन स्टार्टिंग में ना जो रिपोर्ट आई वो इनके नाम से आई थी, ठीक है। तो अब इनके डेथ के बाद ऑब्वियसली किसी को अध्यक्षता देना था, तो यार इसीलिए इनको उतना याद नहीं किया था, लेकिन हाँ इनको याद किया था क्योंकि आप इनको इसरो के नाम से भी जानते हैं। इसरो में क्यों जानते हैं वो आप अच्छे से जान रहे हैं कि इसरो में इनका क्या भूमिका रही, ठीक है। उसके बाद यह आया कि डाइट की स्थापना। अच्छा डाइट मतलब क्या होता है, डाइट होता है यार हर एक जिले में ना जो भी टीचर की ट्रेनिंग होती है, जो भी शिक्षा का क्रियान्वयन गुणवत्ता का कार्य क्रियान्वयन होता है ना वो डाइट सेंटर से होता है, और ये हर जिले में होता है, हर एक जिले का अपना डाइट होता है। जो नवीन जिले बने हैं वो अभी अपने जो भी पुराने जिले वहां पे संचालित कर रहे हैं, बट हर एक जिला जो नया बना है उनका भी अपना एक डाइट सेंटर होगा जहां जिला मुख्यालय में जनरली होता है। तो वो डाइट सेंटर का जो स्टार्टिंग हुआ ना वो हुआ था मेरा 1986 की NEP से, शिक्षा नीति 1986 में डाइट की स्थापना की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत के कौन से क्रम की शिक्षा नीति है। आप मुझे बताइए कि यार कौन सा नंबर का शिक्षा नीति, यार 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कौन से लेवल का कौन से क्रम का शिक्षा नीति है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये मुझे आप बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रम में शिष्यावृत्ति की दर क्या है। मतलब वो जो आप कहते हैं ना कि सर उन बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल के साथ स्कॉलरशिप भी दे रहा है, तो आपको बताना है कि वो स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है। अच्छा ये जो वीडियो इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके अलावा यदि आपको टॉप 50 मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए या टॉप 25 मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताएंगे, मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन मैथ्स के प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।